हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद सांखला आप सभी का इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन में स्वागत करता हूं, जहां हम लोग ओ सदानेरा जो एक ललित निबंध है लिखा जगदीश चंद्र माथुर जी ने, आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है बेटा। कौन सा लेक्चर है? थर्ड। यानी इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले हमने जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में याद होगा आप लोगों को। एक ट्रिक्स भी मैंने बताई थी, कोसा पद याद हो तो, पहली एकांकी मेरी बांसुरी याद हो, भोर का तारा 19, हाँ 5 एकांकियों का संग्रह है, इसमें याद होगा उम्मीद कर सकता हूँ। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने इस निबंध को कुछ हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है बेटा, ठीक है। हाँ, आज हम लोग इस निबंध को पूरा करने की कोशिश करेंगे, यदि आप लोगों का साथ हुआ तो, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, और वो भी कैसे? विद एमसीक्यूज। विद एमसीक्यूज, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये एमसीक्यूज नहीं होती, ये सारे के सारे मैं आप लोगों को पता ही होगा पीवाईक्यूज लेकर आता हूँ। और रही बात लेटर राइटिंग वाले क्वेश्चंस की, तो वो भी आप लोगों को पता ही होगा, वो भी मैं पीवाईक्यू लेकर आता हूँ लगभग लगभग, ठीक है। हाँ, एक बार जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करें कि ऑडियो वीडियो ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन की। जल्दी, ठीक है। अच्छा होगा बेटा, उम्मीद कर सकता हूं मैं, है ना। क्योंकि आप सभी कहते हैं ना कि 12th क्लास और बिहार वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे हैं यार, पढ़ाई भी करते हैं, जैसा नाम है ना वैसा ही वो पढ़ते भी हैं। चलो, तो आप लोग पता होगा ओ सदानेरा, इस चैप्टर में जगदीश चंद्र माथुर जी ने कहाँ का? चंपारण क्षेत्र का। ध्यान से सुनना, चंपारण क्षेत्र के एक तो प्रकृति के बारे में, ठीक है, और एक प्राकृतिक सौंदर्य तो आता है, साथ में एक इतिहास के बारे में, एक वहां की संस्कृति के बारे में प्रकाश डाला है। पता होगा उम्मीद कर सकता हूं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अब प्रकृति के बारे में बताया गया, यहाँ पे सदानीरा नाम है, सदानीरा चैप्टर का। सदानीरा मतलब हमेशा, ऐसी नदी जिसमें हमेशा जल रहता है, हमेशा जल बहता रहता है। और उस नदी का नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी, ठीक है। ये तो प्रकृति, जहां पर हमेशा जिस नदी में जल रहता हो, और आपको पता है फिर वहां की प्रकृति कैसी होगी? हरियाली, हरी भरी होगी, सबका मन लगेगा। कभी भी कोई बाढ़ भी आती है उस समय, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो अपनी जड़ों में उस बाढ़ को रोक लेते हैं, यानी कोई नुकसान नहीं होता है। इतिहास की हम लोग बात करें तो इतिहास के बारे में यहाँ पे कर्नाट राजा, कर्नाट वंश के राजा, एक तो नान्य देव और साथ में हरि सिंह, राजाओं के बारे में चर्चा की गई है। और बताया गया है कि 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक सी आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक आता है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक आता है, तो हरि सिंह से लड़ाई होती है। तो हरि सिंह को कहां भागना पड़ जाता है? नेपाल। ये भी हम लोगों ने चर्चा की। संस्कृति, यहां पे कुछ जातियां आती हैं, जैसे थारू जाति, धांगड़ जाति, ठीक है, नील की खेती करने के लिए इनको लाया गया था। थारू जाति का एक किस्सा बहुत अच्छा प्रचलित है, एक तो इनकी कलाकारी बहुत अच्छी है, दूसरी जो नववधुएं आती है ना, वो अपने पति के लिए, जब खेत में वो काम करता है तो अपने पति के लिए वो खाना ले जाती हैं, ऐसे पीढ़ा रख के सर पे, और उसके ऊपर एक टोकरी होती है, बांस की बनाई होती है, और उसमें कुछ झालरें लटका दी जाती है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो वो दृश्य यहाँ का थारू जाति का प्रसिद्ध है। तो ये चीजें हमने खुद कुछ हद तक हम लोगों ने पढ़ ली थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक बार वापस से मुझे कमेंट करें, कोई डाउट नहीं है ना बेटा, हम लोग आगे स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से अंकिता, अर्पिता, तन्मय, प्रियांशु, मिस्टिक, कुछ समय के लिए, वरना समझ में नहीं आएगा। आप लोग अपनी बातें करते रहोगे फिर। बस देखो, ये आपका साथ जो होता है ना, सच बताऊं मैं आपको, रियलिटी में बड़ा मजा आता है 12th क्लास को पढ़ाने में। जो आएगा मैं उस
है वो एक बार मोबाइल को हॉरिजॉन्टल ऐसे रखना, ऊपर एक क्रॉस का निशान आएगा है ना, उस क्रॉस पे क्लिक कर देना, चैट अपने आप ऑफ हो जाएगा, फिर आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलो, तो ये स्लाइड हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मैं ये लेकर आया हूं क्योंकि इसी से आगे वाली स्लाइड एकदम से मर्ज है, मतलब उससे समझ में आएगा। हमें उस स्लाइड को तभी समझ पाएंगे, तब हम लोग ये समझेंगे। हर पत्नी यानी प्रत्येक पत्नी दोपहर का खाना, जिसे कलेवा बोलते हैं गांव में, शहरों में एक ही बात हो, दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। इस प्रकार से नई नई दुल्हन होती है, नववधु यानी नई नई दुल्हन जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीड़ा रखती है। अपने मस्तक पर, अपने सिर पर एक सुंदर पीड़ा सा, ये पीड़ा होता है जिसमें 4 पाए होते हैं, जिसमें 3 लटें वेणियों की भांति यानी वेणियों की तरह लटकी रहती हैं। इस प्रकार 3 वेणियां लटकी रहती हैं। हर लट में धवल सीपों, धवल होता है सफेद सीपों, सफेद सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए रहते हैं। कुछ दाने होते हैं सफेद कलर के, वो पिरोए होते हैं उसमें। पीढ़े के ऊपर सींक के कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा। सींक जानते हो ना, बांस की सीखें होती हैं जिससे टोकरियां बनाई। आजकल तो प्लास्टिक की टोकरियां चल रही हैं, लेकिन पहले ना सींक की टोकरियां बनाई जाती थी। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी, लाज ये क्या होता है, शर्म, सुहाग भरी मांग भरी हुई महिलाएं वधु धीरे धीरे खेत की ओर, खेत की तरफ अपने पग, अपने पैरों को उठाती हैं, बढ़ाती हैं, तो सीप की वेनियां रजत कंकनों की तरह झंकृत हो जाती है। जो सीप की जो बनी हुई है ना वेनियां है, लटकी हुई लड़े हैं, ये है, ये झंकृत करती हैं, आवाज करती है, बड़ी मस्त आवाज करती हैं। और सारा गांव जान लेता है कि वधु अपने प्रियतम को कलेऊ कराने जा रही है। कलेऊ मतलब भोजन, दोपहर का भोजन कराने के लिए जा रही है। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ो, धांगड़ो क्या होता है, एक जाति है जो नील की खेती करने के लिए लेकर आया गया था। सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। यानी कि जैसे शाम ढलती है तो सब स्त्री और पुरुष मिलकर के नृत्य करते हैं, इस प्रकार से डांस करते हैं धांगड़ जाति के। ओराव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं, ओराव कुछ नृत्य होते हैं उसी से मिलते जुलते होते हैं धांगड़ों के, यानी धांगड़ जाति के। किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं, कुछ स्वयं की कुछ विशेषताएं भी इनकी। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। ऐसे मर्द जो होते हैं ना, वो रंगीन रुमाल अपने हाथों से ऐसे हिलाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि यह नेपाल का प्रभाव है। अब देखो, अब मैं इस प्रकार जब एक एक शब्द को समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन जब बातें ये चलते रहेंगी ना तो समझ में नहीं आएगा बेटा। फिर प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान दें इस बात को। गीतों में कल्पना, चित्रोपमा, चित्रोपमत्ता, देखो इसको टुकड़ा कर लो, नहीं समझ में आ रहा था, चित्र की उपमा, उपमत्ता, ठीक है। अधिक जान पड़ी, भाषा में भोजपुरी ओराव का मिश्रण था। भाषा भोजपुरी भी थी, ओराव भाषा भी मिश्रण था, एक भाषा का नाम है। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं, और कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बना करके लाते हैं, कुछ पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं, यानी आकृतियां खुद बन करके आते हैं। और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसी छवि होती है जो ऐसा कहता है कि सांझ के समय में इतना प्रकाश का हल्का हल्का सा, जो सांझ के समय जब प्रकाश सूर्य छिपता है तो कितना अच्छा मौसम होता है, पीले पीले कलर का, रेड रेड कलर का, इस प्रकार से। रीछ, शेर, हिरन इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिलमिल कुदक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए और निर्बंध यानी बिना बात के नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली है। यानी कि इस प्रकार से बहुत ही अच्छी झलक नर और नारियों की, मेल और फीमेल को दिखने को मिली है। मुस्कान कह रही है, आयुष कहाँ से हो भाई, ज्ञान देने से कुछ भी नहीं, अनादि गूंज पल करूंगा, ठीक है बेटा, बात करते रहो आप आगे। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गूंज का स्रोत बह निकला। अनादि गूंज का तो बहुत सारे, अनादि गूंज क्या होता है, बहुत सारी गूंज, बहुत सारी आवाज कानों में पड़ रही है। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी चंपारण के खलियानों और जंगलों में। भागीरथी नदी के
जिस प्रकार से नाविक होते हैं ना भागीरथ नदी में, ऐसे उनकी ध्वनियां, जैसे वो कुछ गाने गाते होंगे, उनकी ध्वनियां प्रतिध्वनित होती हैं खेत खलियानों और जंगलों में। वर्षों बाद शायद इन कीर्तनों के ऊर्ध्व, ऊर्ध्व क्या होता है? ऊंचा, ऊर्ध्व क्या होता है? ऊंचा, ताने छोटी होती जाए, शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाएं, उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठती हैं। कहने मतलब क्या है, जो भी कोई दुख होता है मन में बिठा होता है, कुछ गहरी ऐसी यादाश्त होती है जिसको हम लोग भूलना चाहते हैं, तो वो सब प्रसन्न होकर के वो कड़ियां होती हैं, उसमें चेहरे उनके मुखर उठते हैं। उसमें कहने का मतलब क्या है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान जिससे कि दबता रहता है, अंदर अंदर घुटता रहता है, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि उन चीजों में वो हमेशा खुल करके जीने की कोशिश करते हैं। ऐसी ध्वनियां उनके कानों में पड़ती हैं। जब आप लोगों के पास ऐसे कुछ मजे वाली बातें आ जाती हैं तो अब आप लोग हंस पड़ते हैं। तो वही बात यहां पर बताया गया है। ठीक है, हाँ। उल्लास यानी कि प्रश्न। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा है। उल्लास यानी कि रात बीत चली है, दिवस यानी दिन का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा है। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। धरती सब कुछ दे रही है लेकिन फिर भी यहाँ के लोग फल फूलित नहीं हुए। कारण क्या है? बेतिया राज के जमींदार में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए। ऐसा राज है बेतिया का जिसमें जमींदार तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए। और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया गया। 19वीं सदी में आपसे पूछा कैसे जाएगा आयुष बेटा, ऐसे कि नील की खेती का विस्तार किस सदी में हुआ, तो आप कहेंगे 19वीं सदी में। आयुष मैं आपसे है ना सभी सवालों के आंसर सही चाहिए मुझे, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील के पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य नहीं पश्चिमी देश, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ना कि पहले जो साहित्यकार हुए थे, ऐसे ही पश्चिमी देशों से कुछ अंग्रेजी साहित्यकार, कुछ अंग्रेजी लेखक थे, उनके अकॉर्डिंग पाश्चात्य देश यानी कि हमारे देश के नहीं है, विदेश वाले, ऐसा कह सकते हैं। में बहुत मांग थी लाखों की, यानी कि नील की पाश्चात्य देशों में यानी बाहर के शहरों में, विदेश में बहुत मांग थी। संपदा उन अंग्रेज ठेकेदार के हाथ लगी किंतु रेत यानी प्रजा का कोई लाभ नहीं हुआ। यानी कि नील की खेती जितनी भी होती सब फायदा जमींदारों का होता, अंग्रेज ठेकेदारों को होता, नहीं प्रजा को कुछ भी प्राप्त उसमें से नहीं होता बेटा जी। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ले ली। अब बेतिया राज से वहां से बहुत सारी जमीन किसने ले ली? अंग्रेज ठेकेदारों ने ले ली। वहां पे नील की खेती करवाई जाती थी, लोगों से इस प्रकार नालायक थे और इन बेचारों से खेती करवाया जाता था। ठेठ देहात यानी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। और उन जमींदारों की देहाती क्षेत्रों में जहां पे कोई शिक्षा का, कोई किसी प्रकार का कोई चलन नहीं है, और वहां पे बड़ी बड़ी कोठियां उन अंग्रेज ठेकेदारों की हो गई। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्टा जमीन में 3 कटिया, याद है आपको बताया गया, 3 कटिया लगान देना पड़ रहा था। 3 कटिया मतलब 20 कट्टा यदि जमीन में हो रहा है अनाज, तो उसमें 3 कट्टा नील की खेती करना आपको आवश्यक है। तभी तो 1917 में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था चंपारण में। याद रखना बेटा, मैं आपसे पूछूंगा बाद में, ठीक है। हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही। कहने का मतलब केमिकल रंगों की इजाद बहुत मतलब होने पर भी केमिकल नीले रंग का आ गया, लेकिन फिर भी ये अंग्रेज सरकार उनसे करवाया करती थी ये कार्य जबरदस्ती। 3 कट्टिया मतलब वही बात है कि 20 कट्टों की मदद 3 कट्टे नील की खेती होना बहुत जरूरी है। 3 कटिया ये लगान था एक प्रकार का, से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दे। 3 कटिया मतलब आप समझ गए ना, एक लगान होता है, 20 कट्टे में से 3 कट्टे नील की खेती होना बहुत जरूरी है, ऐसा कहा जाता था, जिस पर अंग्रेज सरकार का अधिकार था, अंग्रेज ठेकेदारों का अधिकार था। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीले साहबों यानी नीले साहबों अंग्रेज सरकार, अंग्रेज राजाओं का निष्कंटक साम्राज्य था, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। वो बहुत ही अपनी तरह से ये साम्राज्य किया करते थे। उन दिनों जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। जिस दिन अंग्रेज राजा जा रहा है उस रास्ते से तो कोई भी जानवर नहीं ले जा सकता था अपना भारतीय। सोचो अब आप इसको देखो, पहले वाले
जो लोग थे हमारे शहीद हो गए, जो हमें स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपनी बलि दे दी, बलि दिया हमें, हम लोगों को स्वतंत्र, आप लोगों को, हम लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए। अब आपका कर्तव्य बनता है, देखो हमारा कर्तव्य क्या है कि बच्चों को एक अच्छा सा इंसान बनाना। हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, साथ में ऐसा नहीं है पढ़ाई रहे हैं, साथ में जीवन जीना भी सिखा रहे हैं। हमेशा कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो पूछा करो 24 आवर्स, भाई यहाँ नहीं पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, जहाँ 24 आवर्स मैं आपके लिए बना रहता हूँ। मैंने कहा ना बेटा बेटी कोई भी हो, कैसी प्रॉब्लम हो पूछा करो। बाई चांस यहाँ मैं ध्यान नहीं दिया, गलती से चैट ऑफ चल जाता है, और यहाँ तो मैं ध्यान देता हूँ, जहाँ यहाँ पे लिखता है उसका तो मैं ध्यान देता ही हूँ, हमेशा ध्यान देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये करना, उनका समस्याओं का समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है, जब तक वो बच्चा अच्छे से एक जीवन जीना न सीख जाए, एक अच्छा जीवन मतलब कैसे जिया जाता है वो सीख ना जाए, जब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता, तब उसकी प्रॉब्लम में सोल्व करता रहता हूँ। और जिस दिन आप अच्छे इंसान बन जाओ उस दिन अनफॉलो करके चले जाना, जब तक आपका फायदा है तब तक बने रहो, निकल जाए छोड़ के चले जाना, फिर हम खुश रहेंगे, हाँ बच्चा कुछ बन गया है अब। तो ऐसा बनो बेटा। यदि किसी रेयत से यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते हैं, किसी प्रजा से कोई भी उत्सव बनाया जाता, हम जैसे आप जैसे या हम जैसे कोई भी उस समय की जो प्रजा थी, लोग थे, कुछ शादी विवाह कुछ भी करते, ठीक है, उस समय तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता, नजराना मतलब कुछ पैसे वगैरह कुछ चीजें भेजना पड़ता लगान के रूप में। साहब बीमार पड़ता तो प्रजा से ही इलाज के लिए वसूली होती, जब साहब बीमार पड़ जाते तो प्रजा से ही पैसे लिए जाते थे। साहब हाथी खरीदता तो रेत रेत को अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। राजा हाथी खरीद रहा है तो फिर भी प्रजा ही कुछ पैसे देगी। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन, एक कोठी का नाम है अमोलवा और उसके साहब का नाम था एमन, सबसे बड़ा नालायक था, ठीक है, एमन। भीषण आतंक था, भयंकर आतंक मचा रखा था एमन ने, सबको पीटता था, कूटता था। एमन साहब का किसी भी प्रजा की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूंस देना, यह सब रोज का काम था, यह सब रोज का काम था। उस समय ऐसा था, आज ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज भ्रष्टाचार हो गया है, उसको आप लोगों को समाप्त करना है अच्छे शिक्षा प्राप्त करके बेटा, बस मैं यही चाहता हूं, प्रत्येक टीचर यही चाहता है आपसे। तत्कालीन क्या होता है उस समय, तत्कालीन क्या होता है उस समय शासन नीले गोरों के हाथ का पुतला था, उस समय शासन नीले गोरों का था, यानी अंग्रेजों का था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे, यानी कि उत्तर बिहार का उत्तरी क्षेत्र में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बंगले नहीं बनते थे पहले, कि ग्रामीण क्षेत्र में आगे वहां रहने वो लग जाए। वे सभी साहबों की कोठियों में रहते ठहरते, यानी जो साहब थे ना, हमारे जमींदार थे, हमारे ऊपर जैसे कोई राजा बन गया हम में से कोई एक, तो उनकी कोठियों पर वो ठहरते थे अंग्रेज आकर के। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण के देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम के में तत्कालीन शासन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखो उत्तर बिहार में तो दबा हुआ, अब दक्षिण बिहार, जो बिहार का दक्षिण क्षेत्र था, उसमें से कुछ आप जैसे हम जैसे कुछ ने ठान लिया कि हमें इन गोरों को बाहर भगाना है, तो उन्होंने कहा कि गंगा पर से एक पुल बनाई जाए, एक स्कीम बनाई जाए। लेकिन वहां के अंग्रेजों ने और जो राजा थे हम ऐसे कोई, उन नालायकों ने कोई दिलचस्पी उसमें दिखाई नहीं कि हाँ गंगा पर पुल बनना चाहिए, जिससे फायदा किसको था, हम लोगों को था, आप लोगों का था, मतलब आप और हम जैसे लोगों को था। यूं वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्तर छाया में पनपता रहा, यानी कि बहुत साल हो गए, तो गोरे नीलो मतलब अंग्रेजों का शासन बहुत ही भयंकर आतंक से पनपता ही रहा था बहुत सालों तक। और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी से उस आलम में सन 1917 के अप्रैल महीने में एक बिजली सी कौंधी, महात्मा गांधी जी का आगमन हो गया। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। आपसे पूछा जाएगा कि 1917 में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो उन्होंने क्या चमत्कार किया था, इसकी कथा स्वयं किसने लिखी, तो आप कहेंगे राजेंद्र बाबू ने लिखी। मैं सवाल पूछूंगा, ये सबसे बेटा ध्यान रखना, याद रखना इसको। स्वतंत्र युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ, नांदी पाठ क्या होता है, जैसे कोई भी मतलब कोई नाटक करते प्रारंभ में जो पूजा होती है ना, उसे नांदी पाठ कहा जाता है।
में मानो सूत्र रूप में संघर्ष, यानी कोई भी कार्य करे उससे पहले कोई पूजा होती, उसे कहा जाता है नांदी पाठ प्रारंभ में। विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहां उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, वहां उसका कोई भी जानकारी मैं नहीं दूंगा। पर मई सन 1962 मतलब 1962 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, उन सभी स्थानों की रज लेने जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। लेखक कह रहे हैं कि अब इस समय मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ अभियान चलाता हूं, और 1917 में गांधी जी कहां कहां गए, कौन कौन से अभियान चलाए, ये सब चीजें मैं खुद पता करूंगा वहां जा जा करके। दो कितनी अच्छी बात है। उस उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों का जो सन 1917 में गांधी जी के साथ थे। यानी कुछ मुझे साथ मिला उन लोगों का जो महात्मा गांधी जी के साथ थे 1917 में। सोने में सुहागा था। सोने में सुहागा मतलब क्या होता है पता है? अच्छा था वो, और भी अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल। याद रखना, मोतिहारी नामक स्थान का नाम है जहां कौन मिले, श्री रामदयाल शाह। गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था। रामदयाल जी मिले कहां पे, मोतिहारी में, जो गांधी जी के रहने खाने पीने का सब ध्यान रखा करते थे। एवं श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे, और हरवंश सहाय जी जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गए थे गांधी जी के साथ, वो मिले। और उन वकीलों में थे जो उन आंदोलनों में उनके सलाहकार रहे थे, हरवंश सहाय। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें भी हुई थी। इस प्रकार से तो याद रखना, मोतिहारी में मुजफ्फरपुर से कौन कौन गया, और मुजफ्फरपुर में किससे मुलाकात हो गई, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे, यानी आगे आगे गिने जाते थे सब। मतलब कोई भी कार्य होता सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता था, वही कार्य करते थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 1917 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह और रामनवमी प्रसाद, श्री हरवंश शाह इत्यादि के संपर्क में आया था। देखो, अब जिस किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी जी तैयार हो गए चंपारण के लिए, वो उस किसान का नाम क्या था, वह था राजकुमार शुक्ल। वो पहले ही रामदयाल जी शाह से, रामनवमी प्रसाद जी से और हरवंश राय जी से पहले ही मिल चुके थे। इन्होंने ही उनसे मिले, उनकी प्रॉब्लम को समझा, और इन्होंने गांधी जी को बताया, फिर वो तैयार हुए। राजकुमार शुक्ल की सन 1930 के आसपास मृत्यु हो गई थी, और जिन्होंने गांधी जी को लेकर आए चंपारण में, उनकी 1930 के आसपास मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। किंतु मेरा अविस्मरणीय, यानी कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता, अनुभव रहा सुदूर बीती हरवा गांव। बीती हरवा एक गांव का नाम है, मैं, यानी कि एक अविस्मरणीय था जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। बीती हरवा जो गांव है उसमें से कुछ हुआ। यहां गांव था अमोलवा, एक गांव का नाम है अमोलवा के निकट है, जहां सन 1917 में एमन साहब की तूती बोलती थी। यानी कि अमोलवा के निकट एक गांव था, ये बीथेरवा गांव में, यह गांव अमोलवा के निकट था। यानी कि बीती हरवा गांव अमोलवा के निकट था, जहां पर किसका शासन था, एमन नालायक का शासन था। जब गांधी जी चंपारण की प्रजा, रैयत यानी प्रजा को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता के सामाजिक अवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया था, कि कुछ जो भी लोगों में कोई रोग है किसी प्रकार का, उसका भी सुधार होना चाहिए। कि कहते हैं ना, स्वास्थ्य अच्छा रहा तो कोई भी कार्य इंसान कर सकता है। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे, उनके साथ दूर जाना था मुझे। हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी, तभी गांधी जी ने ग्रामों यानी गांवों की दुर्वस्था को, यानी दूरी बुरी अवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। क्योंकि महात्मा गांधी का विचार था कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक जन जन पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। यानी यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अब एक बात बताइए, मैं आपको केवल किताबी कीड़ा बना दूं, अच्छी बात तो नहीं है ना? क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि मेरे बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाओ। 100% मार्क्स आप लोग दिला दोगे, हमें पता है, और हम दिला भी देते हैं बेटा।
क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो, तो आप लोग अच्छे समझ जाओगे, सवालों के आंसर आराम से कर लोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सारे PYQ वगैरह सब हम लोग करा देते हैं, उससे पेपर में कोई सवाल बाहर भी ना तो गया कभी, ना कभी जाने देंगे, सीधी सी बात। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 24 आवर्स हम आप लोगों के लिए हैं। अब कोई प्रॉब्लम आई पूछा करो, आप उसका समाधान हम लोग करेंगे। तो गांधी जी क्या कहते थे कि ये आर्थिक समस्या का समाधान करना तब तक ये परिपूर्ण नहीं, पूरा नहीं होगा, तब तक बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा नहीं मिले, शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं चंपारण क्षेत्र में। थोड़े दिन ना, कितने गांव में, चंपारण के 3 गांव में आश्रम विद्यालय ओपन कर दिए। कौन कौन से गांव? बड़हरवा, मधुबन और भीतीहरवा, जहां पर एमन का साम्राज्य था। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात कर दिया। 3 जगह उन्होंने आश्रम स्कूल खोल दी, याद रखना, मधुबन, बड़हरवा और भीतीहरवा, तीनों याद रखना। और कुछ 3 विद्वानों को वहां पर सौंप दिया गया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से, और वे कार्यकर्ता कहां से आए? महाराष्ट्र और गुजरात से आए। ध्यान रखना बेटा इन बातों को। बड़हरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले आए, जो जिन्होंने विदेश से शिक्षा प्राप्त की थी, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी, वो तो आगे बड़हरवा के देखने के लिए। और साथ में उनकी विदुषी पत्नी भी थी। विद्वान मेल को कहते हैं, विदुषी महिला को कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम था अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। साक्ष्य में देवदास गांधी भी थे, और साथ में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी और अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। याद रखना मधुबन में कौन कौन थे उस आश्रम विद्यालय की देखरेख करने के लिए, और बड़हरवा में कौन कौन थे, ये नाम ध्यान रखना है। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे मधुबन में। भीतीहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी थे। बाद में वहां पुंडलिक जी गए हैं भीतीहरवा में। स्वयं कस्तूरबा भीतीहरवा आश्रम में रही। कस्तूरबा गांधी स्वयं भीतीहरवा आश्रम में रही। इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रही कस्तूरबा जी। विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को। उस समय के अंग्रेज कलेक्टर था, उसको एक पत्र लिखा कि जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक यानी परंपरा, पुरानी परंपरा से हटकर चल रहा हूं। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक, बहुत गंदी मानता हूं, बहुत भयानक मानता हूं। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो आपने लाद रखी है वो खौफनाक और है मानता हूं, बहुत बुरी मानता हूं। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बोना बनाती है। यह बच्चों का विकास नहीं करती, उनके चरित्र को अच्छा नहीं बनाती, वह उनको गुलाम बनाती है, बोना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों का ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचाने की चेष्टा करूंगा। कहने का मतलब बोना क्या है कि यदि अच्छा पढ़ भी लिया तो बस एक चपरासी बनेगा। ऐसी शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने पहले लाद रखी थी। बता देना बेटा, कोई डाउट हो तो बीच में, मैं कमेंट ऑफ ऑन कर रहा हूं, एक बार बात तो सही है। और चरित्राओं के संपर्क में आपका साथ चाहिए, प्लीज शांति बनाए रखिए, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो, वो जो अच्छी रीति रिवाज हो, जिनकी अच्छी संस्कृति हो, अच्छा बोलबाला हो, अच्छा लोगों को शिक्षा दे सके, वो ऐसे लोगों के संपर्क में आए। और चरित्र जिनका निष्कुलुक हो, यानी कि जिनका चरित्र ऐसा हो कि जो किसी पाप में नहीं गए हो, किसी का बुरा नहीं किया हो, ऐसे। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूं, और मैं तो इसे ही, बात तो सही है। मैंने आपसे क्या कहा शुरू से, मैंने आपसे एक ही काम कहा होगा, रोजाना पढ़ो, कभी किसी का बुरा मत करो, ना सोचो ना कहो, यही कहा ना, तो आप निष्कलुक, यानी कहने मतलब आपने किसी का पाप नहीं किया, आपने किसी को गलत नहीं कहा, ना सोचा ना बोला आपने। वही बात है बेटा, जिंदगी में ये काम जरूर करना, कभी किसी का बुरा मत करना, ना सोचना ना कहना, और रोजाना पढ़ना। हाँ ठीक है। हाँ, अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन। अक्षर ज्ञान तो इंसान कभी भी कैसे भी प्राप्त कर लेता है। आप में से कुछ बच्चे लड़ाई झगड़ा करेंगे, बातें करेंगे, और फिर भी एक दिन कभी पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, आज नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान तो प्राप्त, अक्षर ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जिंदगी का जीना कैसे जिया जाता है वो नहीं सीख पाएंगे। जीविका के लिए तो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, नए साधन सीखना है आप लोगों को, कैसा जीवन जिया जाता है।
उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यार जरूरी नहीं है क्या सभी बच्चे नौकरी लग जाएं, कुछ व्यवसाय भी तो कर सकते हैं, वो भी तो सिखाना है। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि जो माता पिता कार्य कर रहे थे वही कार्य ना करें, आप करो, आप वो भी अच्छा कार्य है। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी इन आदर्शों को बीती हरवा में भी कार्यान्वित करने के लिए चेष्टा की गई है। कहने का मतलब क्या है यार, कोई बच्चा नौकरी लगेगा, कोई बच्चा औद्योगिक क्षेत्र में कोई व्यवसाय करेगा, कोई अपने वंशगत जो कार्य करते थे माता पिता खेती बाड़ी उसमें अपना ज्ञान लगाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा जन जन अच्छा पढ़े और उन्हें औद्योगिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाए। अंग्रेज सरकार कलेक्टर को यही लिखा कि आपकी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ही गंदी है, ऐसी है कि बच्चों का चरित्र का विकास कभी हो ही नहीं सकता, बहुत खौफनाक है, बहुत बुरी है, दृष्टि से देखने वाली है, बस सिर्फ उनको बोना मतलब गुलाम बनाने वाली है। मैं इसको इसके समक्ष मैं इसका साथ नहीं दे सकता। मैं बच्चों को वो शिक्षा देना चाहता हूं जिससे बच्चों का विकास हो, चरित्र का विकास हो, ऐसा विकास हो कि जो ऐसे लोगों के संपर्क में है जिसका पहले कोई कलंक नहीं लगा हो, पहले किसी ने कोई पाप नहीं किया हो, ऐसे लोगों का साथ में वो बच्चे हों जिसका उनका चरित्र अच्छा विकास बन सके। उसी बीती हरवा में मैं पहुंचता हूं, यानी लेखक पहुंचते हैं, और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। जो पुंडलिक जी बाद में आए थे ना, बाद में हुए थे, जुड़े थे बीती हरवा आश्रम स्कूल से, तो वहां वो मुझे मिल गए। सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। बेलगांव से पुंडलिक जी को बुलाया गया था गांधी जी ने बीती हरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए वे लगभग 1 साल रहे वहां पे। और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल से निर्वासित कर दिया गया, नालायकों ने। लेकिन इनका समय इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते थे। अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा बेटी, वो करते रहे। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं पुंडलिक जी के, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है। लेकिन देखो पुंडलिक जी बहुत ही दबंग आवाज के थे, लेकिन आज भी उसका साक्ष्य है, आज भी उनके शिष्य वहां पे मौजूद हैं। उस अग्नि शिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया यहां बैठकर गांधी जी कार्य करते थे। और वह मेरा मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी, एक मठ के निकट यह आश्रम था। मठ जानते हो ना, एक बौद्ध स्तूप बना दिया, मठ होता है बौद्धों का। गांव में गांधी जी को आश्रम नहीं, आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। और मठ के महंत जो पुजारी, जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी, ऐसे ही मठ के महंत होते हैं, उन्होंने ही एक झोपड़ी दी, एक महुए के पेड़ के नीचे। महुए की शराब बनती है ना उसकी छाल से, तो उसके पेड़ के नीचे उन्हें आश्रय दिया था। क्योंकि अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया था तो बेचारे सब डरते थे, तो किसी ने इनको रहने के लिए नहीं दिया था। तो गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बना ली वहां पे, जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे, आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया था, देख लो। बाद में वह खपरेल का भवन बना, जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है वहां पे। कस्तूरबा यहां रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहारी में रहते थे, बेतिया और मोतिहारी नामक स्थान पर रहा करते थे। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले। पुंडलिक जी ने सन 1917 में अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन एमन साहब उनके आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े, कि ऐसा नियम था कि एमन कहीं पर भी आएगा तो ये लगाम उस मकान का जो मालिक वो पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, बिना किसी डर से, निर्भीकता उसे जो किसी से ना डरे। और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी, और वही निर्भीकता उन्होंने, इसलिए तो जेल से निष्कासित कर दिया था। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी, और चंपारण अभियान का सबसे बड़ा जो वरदान था वही थी कि किसी से डरो मत, सामने खड़े रहो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मन की करो, कोई कुछ भी कहे डरना नहीं है किसी से। यार उसको थोड़ी जीना है, आपको जीना अपने जीवन में। कोई डाउट है तो हम जैसे पूछो ना, हमसे, आपका बड़ा भाई हूं, पूछने में क्या शर्म है।
अच्छा ही ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यार आप सोचो, मैं खुद 2-2 जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 बार नेट जी आ रहा हूँ, मैं आपको क्या नहीं सिखा सकता? इतना सिखा ही सकता हूँ, एक अच्छा इंसान तो बना ही सकता हूँ, मुझसे अच्छा तो बना ही सकता हूँ बेटा, बेटी, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, बना सकता हूँ ना? तो पूछा करो यार, हम आप लोगों के लिए हैं फिलहाल। आप सोचो, आपने बैच लिया, ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया, काम पूरा? नहीं, पर ये काम नहीं है, ये नहीं कहता है। कॉमर्स वाला ये कहता है बच्चों को जीवन जीना सिखाना है, 24 आवर्स, कभी कुछ पूछा आपको बताना है। अरे हम तैयार है भाई, आप कमेंट कर दिया करो, आपका भाई देखता है उन कमेंट्स को, और लगता है ना इसका आंसर दो तो उसका आंसर दे देता हूँ, और लगभग लगभग सबका ही देता हूँ मैं। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते रहते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया में हमारे अनगिनत देशवासी इन ग्रामीण अंचलों यानी गांवों में कला कालयापन करते थे, यानी कि रहा करते थे। यानी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस समय कैसी भयंकर निरंकुशता थी, भयंकर आतंक था, जिसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं था, जिसकी समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। बस आप एक बात सोचो, मैं मर जाऊं तो सही रहूं, बस मरना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। उस समय फिर हमारे जैसे आप जैसे एक नौजवान ऐसे खड़े हो, जैसे जैसे आपके कंधों पे अब भारत की शान है, तो आपके कंधे मजबूत हमें बनाना है, तो आपको ऐसे ही बच्चे पहले थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराया। गांधी जी ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया, मतलब उस अंधकार को समाप्त कर दिया, उस समस्या का समाधान कर दिया 1917 में। किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख जो हमारा शिक्षित समाज हृदयगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन या उस समय का पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है, थोड़ा सा अंश मैंने पढ़ा है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी नहीं हो, यानी एक भी कोई ऐसा वाक्य नहीं लिखा जिसकी उनकी जानकारी नहीं हो। अब तुम सोचो कितने अच्छे इंसान थे। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे महात्मा गांधी जी द्वारा। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अति रंजनापूर्ण भी थी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जिसका कोई मतलब ही तोड़ नहीं हो, ऐसी भी बहुत सारी बातें आया करती थी। मैं वो छापते रहते, मतलब आजकल का जमाना होता तो वे लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते और बड़े ही कमाई कर लेते, क्रोधपूर्ण दोष आरोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तोलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं हमेशा कहता हूं, आपका कहीं पे कोई झगड़ा होता है किसी से, आप बिना किसी सोचे समझे उस पर टूट मत पड़ना। पहले आप दोनों तरफ की बातें सुनो अच्छे से, और उसके बाद धैर्य रखो, फिर कोई कदम उठाओ अपना। और ऐसा ही कार्य महात्मा गांधी जी करते। जिस बच्चे में धैर्य रहा, धीरज रहा, सच बताऊं वो इंसान कभी असफल नहीं हो सकता, वो हमेशा सफलता ही की सीढ़ी चढ़ेगा। सच में, रियलिटी में। तो धैर्य रखना, आप किसी भी चीज को पढ़ते समय या कोई लड़ाई करते समय या कोई बात बोलते समय धैर्य रखा करो, जो गांधी जी रहा करते, जिन्हें आज तक हम लोग भूलते नहीं है, आज भी याद करते हैं। ऐसे इंसान आपको बनना है। किसी गांव में अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि जांच कराते थे, यानी कि जो विश्वासधारी लोग थे उनसे जांच करवाते, जिनका नाम था ये। असल में जब 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा, तो बोले अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। बात तो सही है, खुद देखेंगे खुद सुनेंगे जाकर के वहां नीले साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संभलता सहारा था, कि भाई वो अपनी आंखों से देखते और कानों सुनते, उस पर विश्वास करते, फिर एक कड़ा कदम उठाते थे, तब भी आज हम लोग आजाद हो गए हैं। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। बात तो सी, आज बिना जांच पड़ताल करे हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों में गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है, पता ही नहीं चलता किसने भेज दी, किसने रील निकाल दी, पता ही नहीं चलता आजकल। आज सत्य धूली दूसरित पड़ा है, जैसे भीति अरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि यानी गांधी जी का खजाना, निधि यानी खजाना, गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यह कोई तीर्थ टिक पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता इन स्मारकों कोई तीर्थ टिक पाएंगे, क्योंकि आज की जनता बहुत ही
अलग हो गई है, सब अपना भला चाहती है, अपना पेट भरी, दूसरे का कोई नहीं सोचती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। भीतीहरवा के पास ही रामपुरवा एक गांव का नाम है कि भीतीहरवा गांव के पास ही भी एक रामपुरवा नामक गांव है, जहां ध्वस्त पड़े हैं दो अशोक स्तंभ, ऐसे दो अशोक स्तंभ हैं जो वहां पे ध्वस्त पड़े हुए हैं। ठीक है, एक पर सिंह था, दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य काल के नमूने दिखाई गए हैं। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल हैं, जैसे कुशीनगर। याद रखना, गंडक नदी के किनारे बहुत सारे बौद्ध स्थल हैं। कौन कौन से? कुशीनगर, लोरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चाणकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में आता है, याद रखना। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला बन गया, पहले गोरखपुर जिले में आता था, लेकिन अब स्वतंत्र जिला बन गया है वर्तमान में। जहां गंडक को नारायणी कहा जाता, जहां गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है कुशीनगर में। याद रखना कि गंडक नदी को नारायणी किस जिले में कहा जाता है, किस स्थान में कहा जाता है, किस जगह पर कहा जाता है? याद रखना कुशीनगर, जो पहले गोरखपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन अब स्वयं एक जिला बन गया। याद रखना बेटा इन बातों को। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण सैया की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। निर्वाण सैया जहां पर उन्होंने अपनी सैया ली थी हमेशा के लिए। संभवत है इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया होगा जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। संभवत है ऐसे इन्होंने संभावना की है। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहां एक ध्वस्त स्तूप भी खड़ा हुआ है। स्तूप ऐसा तथागत की भस्म की ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने हैं, अनेक स्मारक भी बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व करती है। पहले बताया गया ना, यहाँ पे चंपारण के ऐतिहासिकता का भी उल्लेख किया गया है, तो यही ऐतिहासिकता है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है। इसका मुकाबला तो, इस स्तूप का मुकाबला तो जावा नामक स्थान का एक मंदिर का नाम है बरबदूर, वो ही कर सकता है। उसके जैसा ही ये अच्छा है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया, अभी तक पता नहीं चल पाया कितने समय पहले कब बना था। 82 फुट ऊंचा है, 1500 फुट वर्ताकार। इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट वह देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में बोझ पत्थर पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। देखो 15 फुट तो वर्ताकार है और 82 फुट ऊंचा है। आप सोचो यार, बनाने वाले ने भी तो कितनी हिम्मत की होगी। आजकल तो बनाने से पहले लोग डर जाते हैं इन चीजों को। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लोरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ भी है। अशोक, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया लोरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ भी है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ भी है, लोरिया का। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया है। उस लेख में बताया भी गया है महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। यानी महामात्र जो होते हैं ना, बड़े बड़े सैनिक जिनको अशोक ने बनाया था, उनको पता होना चाहिए कि जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पशु वध की मनाही की गई, पशु का वध नहीं करना है, मनाही की गई है। तत्कालीन उस समय कमिश्नरों को अपने कर्तव्य आदर्शों की याद दिलाएगी। उस समय जो भी कलेक्टर था, उसको, कमिश्नर था, उसको अपने कर्तव्य निभाया, पता याद करवाएगा कि आपके कर्तव्य कार्य क्या है लोगों के प्रति। आज का कमिश्नर मैं गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणार्ध स्वर की रोने वाले, दुख वाले प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूं। वह स्वर आज भी कितना खरा है और आज के अधिकारी वर्ग के लिए कितना चुनौतीपूर्ण भी है। लोरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भीतीहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भीखनाथोरी तक जाती है। एक नदी है जो नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरा भीतीहरवा से होते हुए नेपाल तक जाती है। नाम है पंडई नदी। याद रखना, पंडई नदी है वो। शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु भीखना शब्द से सामने देखिए, यानी कि भीखना शब्द से बना भिक्षु जाते थे। लुम्बिनी और नेपाल, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक थे, महात्मा बुद्ध और ये भिक्षुक थे, ये लुम्बिनी और नेपाल इसी नदी के किनारे जाया करते थे। फाइयान और हेनश्वांग जो भारत आए थे भी इसी पथ से आए थे और इसी पथ से वो भारत आए थे। लोरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं।
लोरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो वह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। यही वो पथ था जहां तक भगवान बुद्ध ने अंतिम यात्रा की थी, जिस रास्ते से। अपने परम मित्र नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया, हाथी के शासन की तरह, और बोले, आनंद तथागत का यही अंतिम दर्शन है। महात्मा बुद्ध जी लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए, बीच में नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्पाली ने तथागत को अपना आम्रकानन समर्पित कर दिया। देखो यार, मतलब पहले वाले लोग कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचते थे कि मेरा क्या होगा उसका, नहीं, सब लोगों के भले के लिए किया करते थे। और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, और इसी वैशाली में भगवान महावीर जी का भी जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है, ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटियों में भैंसा लोटन की महत्ता को भूल गए हैं। यानी कि भैंसा लोटन एक पुल का कार्य हो रहा था, अभी आगे समझेंगे उसको। देखो, जहां हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहां मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल किंवदंती, यानी लोगों के द्वारा कही गई बात। किंवदंती है कि गज ग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई थी, गज की और ग्राह की लड़ाई जो हुई थी वो वहीं शुरू हुई। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती थी, और पंचनद नदी जो है वो गंडक नदी से वहीं पर ही मिलती है, यही एक स्थान है। पंचनद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है, और पंचनद के ऊपर ही कुछ तमसा नदी भी मिलती है। वही शायद वाल्मीकि आश्रम है, वहीं पर वाल्मीकि का आश्रम भी है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी, 173 मील की दूरी, 173 की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हर क्षेत्र मिलेगा। यानी गंडक और गंगा नदी का जो संगम जहां होता है वहां हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं गजग्राह युद्ध समाप्त, और गजग्राह का युद्ध वहां उधर शुरू हुआ और यहाँ पे समाप्त होता है, और गज का संकट मोचन वहां पर ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। गज का और ग्राह का, मगरमच्छ और हाथी। वर्तमान और अतीत की आद्यतहीन कड़ी है गंडक नदी, यानी कि आद्यंतहीन, यानी कि जहां पे कहते हैं ना कि वर्तमान और जो बीत चुका है उसका अंत तक कड़ी बताई गई गंडक नदी का। यहाँ पर न जाने कितने महात्मा और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी। बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे लोगों ने तप भी किया है, उस रास्ते यात्रा भी की, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी स्थायी नहीं रह सके, और इसलिए इसके किनारे भी है ना स्थायी नहीं रह सके, बदलते रहे हैं। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी यानी भैंसा लोटन, त्रिवेणी ये इसलिए भैंसा लोटन है, इन तीन वेणियों का संगम जहां पे होता है, से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक, जहां पर गज और ग्राह की युद्ध समाप्त हुआ। गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी हैं, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते हैं। अब यही गंडक नदी किनारे पर ये सब बने हुए हैं, हरिद्वार, मथुरा, काशी, ये सब। पर गंडक तो उच्च श्रृंखल कन्या ही रही, ज्येष्ठा सहोदर गंगा का गांधीर्य इस सुहाया ही नहीं गया है। कहने का मतलब यही है कि जिन्होंने इतना, मतलब रास्ते पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक, बहुत सारे तप करने वाले योगी बहुत सारे बने, तो एक उस शंकर कन्या ही रही गंडक नदी, और बड़ा भाई गंगा के समान गांधीर्य ही सुहाया गया, बताया गया, सुहाया ही नहीं गया। तो कहने का मतलब क्या है भाई, अपना अपना कर्म करो, सब सही है। तब अतीत की कौन स्मृतियां गंडक ने छोड़ी है? क्या कुछ ऐसी स्मृतियां जो गंडक नदी ने छोड़ती है? कुछ यादाश्त ऐसी है? नहीं छोड़ी है। भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों और नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं, दोनों तरफ बहुत सारे प्रकार के, कहीं उथले, कहीं ऊंचे, कहीं गहरे, प्राय सभी सस्य श्यामला यानी हरियाली से भरा हुआ, धरती रूपी गगन आकाश विशाल, अंततः में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल हैं ये सभी। इन तालों को कहते हैं चोर और मन। चोर उथले ताल हैं, यानी कि खड़े हुए ऊंचे, जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है,
और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल भी होते हैं, यानी छोटे छोटे ऐसे गहरे उथले ताल हमें दिखाई देते हैं दोनों साइड में गंडक नदी के। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है, यानी मानस ये मन शब्द है ना, मानस का अपभ्रंश भाषा का शब्द है। गंडक के उच्च श्रृंखल यानी उत्तदन श्रृंखल, देखो ऐसे नहीं समझ आया, इसका टुकड़ा कर लो, संधि विच्छेद कर लो, उत्तदन श्रृंखल, अब आपको समझ में आ जाएगा श्रृंखला के रूप में। नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चोर। बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए, और ये चोर और मन जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गया। कहने का मतलब क्या है, जहां पर हमें एक पानी को इकट्ठा करने का जगह मिली, वहीं पर वो अपने आप अपना रास्ता बना लिया है, वही और मनुष्य के हृदय में अपने छाप छोड़ दी है। ऐसा ही एक ताल है सरैयामन। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक मनोरम जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था, यानी त्रयोदशी ने 13 वाला चांद अपना साम्राज्य फैला हुआ था। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा, बेतिया नामक स्थान ने। अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है, 130 एकड़ रकबे का बिना भय का, जिसमें कोई भय नहीं है, ऐसा क्षेत्र बना हुआ है फिलहाल ये। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि के वन यहाँ पर लगाए गए हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वनपथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे। वहां पे विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 और जलराशि है। नौका विहार को निकले, नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खदोत बार बार छलक झलक दिखाकर अंतर्ध्यान हो जाते, नौका आगे बढ़ जाती। कहने का मतलब क्या, कुछ लहरियां आती जो दिखती और फिर समाप्त हो जाती, ऐसा ही होता है नदियों में आप घूमेंगे तब। सामने रजत राशि निश्चिम, बाईं तरफ द्वीप है, कमल पत्थर और दाएं घने वृक्ष की छाया, मानो नौका को घर्षने को आतुर है, नौका को निगलने को आतुर है। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, कि ये जल पी लीजिए, स्वास्थ्य को बहुत ही लाभकारी है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारों पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अनगिनत फल गिरते रहे हैं। इस तरह सरैयामन के ताल का नाम है कि जल का वैदिक सिद्धांत, यानी कि वेदों के द्वारा तैयार किया हुआ सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहा है। यहाँ पे शोध होता रहा है सरैयामन ताल के ऊपर। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मंगाते हैं, और बहुत सारे अमीर लोग हैं इस बेतिया नगर के अपने घरों में, जैसे हम लोग गंगा का जल नहीं ले जाते अपने घर, तो ऐसे ही लोग मंगाते हैं। सरैयामन जल स्थिर है, सरैयामन ताल का जल स्थिर है, निबद्ध है, बिना किसी कोई बाधा, मतलब, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीरथ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और प्रकार की प्राचीरें क्या होता है, बड़ी बड़ी दीवारें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी हैं। ये ईंटों और पत्थरों के निरूपाय, बिना किसी उपाय के खंडर नहीं है। इन पर प्राचीन लिपियों के लेख भी लिखे हुए हैं, बड़ी बड़ी दीवारें मिली हैं, इन पर प्राचीन लिपियों के लेख भी मिले हैं। बहुत सारी प्राचीन लिपियां होती हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, जैसे लिपि हमारी देवनागरी लिपि ना, हम लोग लिख देते हैं देवनागरी लिपि में हिंदी को, ऐसे ही वहां पे प्राचीन लिपियों में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, जो ऊंची ऊंची दीवारें उनको दिखाई दी लेखक को। लेकिन कई कुदालियों और फावड़ों की छाप, फावड़ियां नहीं होती, उनकी भी छाप मिले हैं। नए पोरूस की छाप भी है इन पर। ये प्राचीरें यानी ये दीवारें बड़ी बड़ी गंडक गाठी योजना की नहरों के तटबद्ध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। अब ये गाठी योजना बन रही है, बहुत सारे मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर, 120 मील लंबी है, याद रखना ये जो गाठी योजना बन रही है ना, ये पश्चिमी नहर है जो 120 मील लंबी है, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, और 11.5 मील तो नेपाल में हिस्सा है। 68.5 मील उत्तर प्रदेश गोरखपुर और देवरिया जिले में है, और 68.5 मील उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले में है ये गंडक, ये जो गाठी योजना है इसका भाग है। जो शेष बिहार के सारण जिले में है, और कुछ हिस्सा जो है वो बिहार के सारण जिले में पड़ता है। याद रखना, गंडक गाठी योजना की लंबाई चौड़ाई जो भी है, जहां जहां जितनी पड़ती है वो याद रख लेना ये, ठीक है। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की
आबपासी होगी, यहाँ पे तिरहुत और नेपाल के आसपास होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा, नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा यहाँ पर। भैंसालोटन, जहां त्रिवेणी जिसे कहा गया है, 3 वेणियों का समूह जहां मिलता है, से ये नहरें निकलेंगी और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बैराज बनेगा, बांध बनेगा, जिसके ऊपर से सड़क और रेल के जाने की संभावना, एक ब्रिज बनेगा जिसके ऊपर सड़क और एक रेल ब्रिज बनेगा। कुल मिलाकर 44.49 लाख एकड़ जमीन, यानी 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबपासी इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य सिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्ष स्थल को चीरकर, यानी कि वक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही है और इंजीनियर मुझे बैराज और नहरों के टेक्निकल बातें समझा रहे हैं और मैं सोच रहा हूं शायद युग युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है, हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के ग्राह के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये गंठी, ये बैराज जितने भी जो बन रहे हैं, ये नहरें उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्राणकर्ता चक्र भी है। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूं, लेखक कहते हैं, और इन इंजीनियरों को भी, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता, इन सब को मैं नमन करता हूं, जो भी इस बैराज को बनाने के लिए तैयार हैं और ये बना रहे हैं, सब मजदूरों को, सब इंजीनियरों को, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या न करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भगन मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। यानी कि ये टूटे हुए मंदिर है ना, इनमें प्रकाश दिखाई देगा लोगों को, इसलिए सब लोग याद करेंगे। ओ सदा निरा, हे गंडक नदी जिसमें जल हमेशा रहता है, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती है। यानी कि याद रखना, गंडक नदी को किस किस नामों से जानते हैं? ओ सदानेरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से लोग बहुत सारे नामों से पुकारते हैं गंडक नदी को। तेरी चीर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों, यानी कि फूलों, अनगिनत तीर्थों को ठुकरा दिया है, बहुत सारे तीर्थों को ठुकरा दिया है, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू ठुकरा न पाएगी हे सदा नीरा। ये आपका चैप्टर है, बहुत बड़ा है यार, मेहनत आपको भी करनी पड़ी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो PYQs हैं, ध्यान रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वो ध्यान रखना। देखो आंसर मैंने लिख दिया है, आप थोड़ा प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट सेशन मुझे बता देना, मैं इसको वापस से मैं पढ़ दूंगा। अब मैं इतना समय है नहीं कि मैं इनको पढ़ पाऊँ कि आंसर इनको, फिर भी आपको लगे ना सर इनको पढ़ना है तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको वो पढ़ लूंगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि जंगलों की कटाई हो गई, गयासुद्दीन तुगलक आए 1325, जब से वो सब चीजें यहाँ पे लिख देना, मैं यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी आप देख लेना, आपको मेहनत नहीं करनी, आपको बस इनको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया चैप्टर को। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया क्या है? कीमियाई प्रक्रिया क्या? रासायनिक प्रक्रिया, मिश्रण प्रक्रिया जिसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यह सवाल आ सकता है। दागड़, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दागड़ शब्द का अर्थ याद है? भाड़े का मजदूर जिसे कहते हैं दागड़, दो एक जाति का नाम है, नील की खेती करने के लिए लाया गया था। याद रखना ये सब चीजें, आप एक बार पढ़ते समझ में आए, नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं वापस से पढ़ा दूंगा, वापस इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट सेशन में पढ़ा दूंगा, आपको दिक्कत रहे तो ही बताना, वरना मुझे कमेंट कर देना। थारू कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। थारू जिन कलाकृति नववधुएं दोपहर का भोजन लेकर जाती थी, पतियों के लिए पीढ़ा रख करके, उसमें एक टोकरी रख करके 3 वीणें लटकी हुई रहती थी जिसमें आवाज, याद रखना वो। अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अब अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे आपको पता, 3 कठिया वाला, लगान वाला उदाहरण दे देना, एमन का, नालाय का दे देना, बीती हरवा का जो था अंग्रेज, उसका वो डाल देना इसमें, मैंने लिख दिया वैसे। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्या दिलचस्पी नहीं ली? क्योंकि उन्होंने सोचा हमारा नुकसान होगा इसलिए नहीं ली। दक्षिण बिहार ने ली थी ना कि एक नहर बन, एक ये पुल बन जाना चाहिए गंगा पर, लेकिन नहीं दिया, लेकिन फिर महात्मा गांधी जी आ जाते हैं। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 विद्यालय खोले, बरहड़वा, मधुबन और बीतीहरवा, याद रखना ये सब चीजें।
गांधी जी शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे कि ऐसा नहीं कि शिक्षा संबंधित लोगों का चरित्र का विकास होना भी चाहिए और कुछ व्यवसाय संबंधी भी कुछ ज्ञान देना चाहिए और वंशगत जो व्यवसाय हो रहा है उसमें भी वो अपना ज्ञान लगाएं। ये सब बातें इसमें लिखी है मैंने। पुंडलिक कौन था भाई, सवाल आ सकता है, फिर भी बंदा आया करता था। निर्भीकता सबसे बड़ा गुण था इनका। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की किन दो सीखों का उल्लेख किया, इन सीखों को आज कितनी उपयोगिता मानते हैं? अब ये दो सीख है, सत्याचरण करना और निर्भीकता, बिना डरना और सत्याचरण, झूठ मत बोलना कभी। चोर और मन किसे कहते हैं? आहा, बहुत बार सवाल आया है। डरना मत। देखो, चंपारण में गंडक नदी के दोनों और विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए हैं। ये ताल कहीं उथले हैं यानी कि ऊंचे गहरे जिसे कहते हैं, कहीं गहरे हैं, ऊंचे और गहरे हैं। ये सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं। इन तालों में निर्मल जल भरा हुआ। इन तालों को ही चोर और मन कहते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था इसलिए पढ़ रहा हूं। जो उथले ताल हैं उन्हें चोर कहा जाता है। जो चोरों में गर्मियों की व सर्दियों में पानी कम हो जाता है। इसके विपरीत विशाल व गहरे तालों को मन कहा जाता है, जो इनके द्वारा खेती की जाती है। सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा बेटा, ये सवाल ध्यान रखना। कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की? पंडई नदी, याद है? पैंड नदी, पंडई था यार, ये बार देख लेना, ये पैंड नहीं है, पंडई है। एक बार देख लेना इसको, नदी का नाम को। पाठ में लेखक नारायण का रूप रचता है और सांग रूपक का पूर्ण विवरण नहीं आएगा, वैसे देख लेना। ये सारांश आपको लिखना है। मैंने पहले ही सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था सारांश कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बेटा प्लीज, ये सबसे ज्यादा अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ में मत लिखना प्लीज, बस ये ध्यान रखना। इसका आंसर आपको देना है। पहला सवाल है, जल्दी से आंसर दो इसका फटाफट। टाइम तो हो गया है शायद, है ना? जब तक मैं एक बार कमेंट भी देख लेता हूँ, आप लोगों के डाउट भी देख लेता हूँ बेटा। माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 17 में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मैं आपके कमेंट को ऑन कर दूं भाई, समय कम है, थोड़ा सा समय कम है आज। फिर भी ये PYQज, ये MCQज आप थोड़ा साथ दें, जल्दी जल्दी से आंसर दो। पोल नहीं दूंगा मैं, पोल नहीं दूंगा प्लीज, पोल नहीं दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, चलो बताओ, जब तक मैं पोल भी दे देता हूँ। ये बहुत टाइम ले रहा है, जब तक मैं आपका डाउट भी देख लेता हूँ कुछ बच्चों का। चांदनी सर, मैं परिश्रम प्रो बैच लिया है तो मुझे टीम कनेक्ट कर ले। बच्चे पूर्वी शरणार्थी नेपाल। अंकित बेटा कैसे हो बेटी जान? तो बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे भाई शरणार्थी? नेपाल, पंजाब, असम, पूर्वी बंगाल। तो कहाँ से आए थे भाई? पूर्वी बंगाल। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, पूर्वी बंगाल से आए थे। नेक्स्ट सवाल। आहा, बताओ नववधु जब पहली बार खाना लेकर जाती है तो तब उसके सिर पर क्या होता है? जब तक मैं डाउट पे देख लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि आज समय कम है। अब मत ध्यान रखो, बच गए ना आप बस। इस PDF को अरे उसके सिर पर के साथ गया पर, तैयारी के साथ गया पर मुंडो, कोई बात नहीं। यादव सर का सर मेरा लाया चाय चैट आ रहा है ना बेटा, अभी करके देखो। सर डेथ रिवर कहाँ, इसको डेथ को बुला जाता है सर, पता नहीं क्या कह रहा है उस बेटा। तो क्या है, पीड़ा होता है ना पहली बार, उसके सिर पर क्या होता है? पीड़ा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, पीड़ा। क्या बात, 54%। चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया? ये तो 100% आंसर आना चाहिए आपके। अब भी किसी को कोई डाउट रह गया है ना, बता दो। कैसा लगा सेशन? एक बार ईमानदारी से सच्ची बताओ, एक बार कैसा लगा? एक जो बच्चा ध्यान से सुना होगा ना उसको तो मजा आ गया होगा, और जो ध्यान से नहीं सुना होगा ना तो कोई बात नहीं बेटा, एक बार वापस से देखना प्लीज। फिर भी कोई डाउट रहे ना फिर तो मुझे बता, नेक्स्ट सेशन में आऊँ तब। या जो बच्चे अभी नहीं जुड़े मेरे से इंस्टा से वैसे भी, है ना, तो आप जुड़ जाना प्लीज एक बार। सेशन आंसर बता, नेक्स्ट सेशन में आऊँ तब। इसी देना चाहिए बेटा, उससे थोड़ा सा हमें लगता है कितना याद है कितना नहीं है। कैसा लगा सेशन बताओ जल्दी से। तो 1917 में, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसा लगा बेटा?
जल्दी से बताओ फटाफट, क्योंकि सेशन टाइम हो चुका है। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज थे। अब ये कुछ और एमसीक्यूज हैं, इनको आप करना खुद। ठीक है, आप खुद करना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता दें। इनका आंसर मैंने नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पे। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना मुझे भाई। ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं है, बहुत सारे रखा है मैंने आप लोगों के लिए। मैं सोचा था कि आज जल्दी पूरा कर दूं, पर जल्दी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। कैसे लगा बेटा बताना। समरी याद रखना, गंडक नदी, इनके उपनाम याद रखना। उपनाम, ओ सदा नीरा, ठीक है, नारायणी, उपनाम याद रखना। दूसरा, चंपारण क्षेत्र का, प्रकृति का, साहित्य का, ऐतिहासिकता, ये सब याद रखना है। और हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में जीवन परिचय भूलना मत, बहुत अच्छे सवाल यहाँ से आने वाले। एक बार वापस से रीड करना पूरे पाठ को, एक बार से। और जितने क्वेश्चन मैंने दिए ना, ज्यादा कुछ भी नहीं करो, तो जितने क्वेश्चन आंसर मैंने दिए ना बस वो कर लेना। कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा बेटा, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाने नहीं दूंगा दोस्तों, नहीं जाने दूंगा। अच्छा लगता है सच में यार, आप वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। ग्रामर करा दूंगा, और ऐसे ही बढ़ते रहना और पढ़ते रहना। बाय बाय बेटा, खुश रहा करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुगुप्ता, देशबंधु, कमले।